Hi friends, this is Mayur. You're watching Beyond Bollywood Plus. Today we will review the film called भगवान भरोसे. इसे डायरेक्ट किया है शीलादित्य बोरा ने. इसकी कहानी लिखी है सुधाकर नीलमणि एकलव्य ने. फिल्म की शुरुआत एक महात्मा गांधी के एक कोट से होती है, जहां पे बापू ने कहा था कि यदि आपको विश्व भर में शांति टीच करनी है, तो आपको शुरुआत बच्चों से ही करनी पड़ेगी. है बहुत अहम बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम आज की दुनिया में देखें, जो चाहे वो कोई भी देश हो, जितने सारे हमारे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनरिजॉल्व्ड एंड दैट्स लार्जली डाउन बिकॉज कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो मुद्दे हैं ये रिजॉल्व इसलिए नहीं होते बिकॉज हर जनरेशन के साथ जब जब नई पीढ़ी आती है, तो कहीं ना कहीं वो इस मैं कहूँगा जो एक अग्रेसिव माइंडसेट है, या एक डिवाइसिव माइंडसेट है, कहीं ना कहीं उसे इनहेरिट करती है, जिसके कारण डिस्प्यूट लंबे सदियों तक चलते रहते हैं. तो खैर, ये फिल्म बापू के कोर्ट से शुरू होती है, लेकिन उसके बाद जो करीब 1 घंटे तक ऐसा लगता है, अब उस कोर्ट के बारे में शायद काफी दर्शक भूल भी जाएंगे, क्योंकि जिस दिशा में ये फिल्म जाती है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई एक चिल्ड्रन फिल्म है. अब सेट इन 1989 इन अ नॉर्थ इंडियन विलेज, नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली ओपनिंग क्रेडिट्स में आप देखेंगे झारखंड का मेंशन किया है. तो जाहिर है दिस फिल्म इज बेस्ड इन झारखंड, जो उस समय ऑब्वियसली बिहार का ही हिस्सा था. तो खैर एक गांव है नॉर्थ इंडिया का, जिसके अंदर दो बच्चे हैं, दोस्त हैं वो, जिसमें पहला है भोला, प्लेड बाय सत्येंद्र सोनी, एंड शंभू, प्लेड बाय स्पर्श सुमन. अब ये दोनों गरीब बच्चे हैं गांव के, दोनों बचपन के दोस्त हैं. इन दोनों की इच्छा है कि वो गांव के अच्छे स्कूल में जाके पढ़े. ऑब्वियसली आर्थिक समस्या के कारण इनके लिए उन स्कूलों में जाना आसान नहीं है. और जो भोला के पिता हैं वो बॉम्बे में, उस समय तो खैर बॉम्बे कहलाया जाता था, बॉम्बे में एक छोटा मोटा शायद मजदूर का काम करते होंगे, और वो हर महीना महीना मनी ऑर्डर भेजते हैं ताकि उनकी वाइफ और बच्चे ऑब्वियसली वो अपना घर चला सके. तो खैर भोला की जिंदगी तब बदलती है जब उनके पिता एक दिन अचानक से आ जाते हैं, और वो उनके लिए एक तोहफा लाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी. अब इस टीवी का आनंद सिर्फ भोला नहीं, बल्कि उनके दोस्त शंभू और बाकी गांव वाले सब मिल बैठ के वो टीवी देखते हैं. और संडे को महाभारत आता है और वो महाभारत देखते हैं. तो शुरू के तो एक आध हफ्ते अच्छा चलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद गांव में बिजली की अक्सर कमी होने के कारण भोला निराश हो जाते हैं कि उन्हें टीवी देखने को नहीं मिला. खैर उनका दूसरा शौक है पतंग उड़ाना, और पतंग उड़ाते उड़ाते वो अपनी नदी के एक कोने की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें गांव वाले हमेशा कहते हैं कि आप उस पार ना जाइए, क्योंकि उस पार राक्षस रहता है. खैर ये कोई राक्षस नहीं होता है, बस बैकग्राउंड में जो अजान बज रही है, जाहिर है वहीं पे आपको समझ जाता है कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ने वाली है. अब ये फिल्म 1989 में सेट है, दैट इज 2 years बिफोर द ट्रैजिक इवेंट्स ऑफ बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, और उसके बाद जो देश भर में दंगे हुए थे. खैर ये फिल्म का जो उन एपिसोड्स पे तो ये फिल्म बेस्ड नहीं है, बट ये आपको बताती है कि किस तरह उस दौरान उस पीरियड में कि कैसे कुछ लोग अपने वेस्टेड फायदे, निजी फायदे के लिए दे धर्म का धंधा बना के उन्होंने लोगों का दिमाग गुमराह किया. और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी आप कॉन्फ्लिक्ट देख ले दुनिया में, जहाँ पे जो युवा है वो गुमराह हो जाए, तो तब ऑब्वियसली उस समाज, उस नेशन, उसका उसका भला इतना होता नहीं है. और फिर अनफॉर्चुनेटली जो आपको देखने को मिलता है, तो वो तो एक डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ही होती है. ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में वो लोग फंस जाते हैं जो ऑब्वियसली या तो ऑब्वियसली मासूम है, बच्चे हैं जैसे, या फिर जो युवा है मेनली कि वो बेरोजगार है, तो उन्हें ऑब्वियसली धर्म की पट्टी पढ़ाई जाती है, और वो आ जाते हैं सामने इन द लाइन ऑफ फायर. तो हम ऑब्वियसली किसी का साइड नहीं पिक, वन शुड नेवर पिक साइड्स हो, बट मेरी नज़र में तो क्या धर्म मैटर नहीं करता, लेकिन कट्टरवाद, जो भी कट्टरवाद है, बेसिकली इन दिस कॉन्फ्लिक्ट दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कम्युनल टेंशन के बीच में एक व्यक्ति है जो सबसे अलग है, जो है एक बोकारो बाबा, प्लेड बाय मनु ऋषि चड्डा. अब ये भाई साहब नास्तिक है. अब जाहिर है, और शायद ऑब्वियसली कुछ पीछे बैकवर्ड कम्युनिटीज कास्ट से भी आते हैं, तो जाहिर है गांव में इन्हें इज्जत पाना आसान नहीं है. और जब क्योंकि ये भगवान को नहीं मानते हैं, तो फिर तो इन्हें कोई पसंद नहीं करता है. बस हाँ, इनका एक ही दोस्त है, नानू भाई प्लेड बाय विनय पाठक. ही इज प्लेइंग द वो भोला के नाना जी प्ले कर रहे हैं, और बस इनके साथ ही इनका मिलना जुलना रहता है. गांव के बच्चे बड़े तो इन्हें पसंद भी नहीं करते, बोकारो भाऊ को, और बच्चे इनसे डरते हैं. अब गांव में सत्यनारायण की पूजा हो रही है, जो पंडित जी है वो पूजा करा रहे हैं. इस बीच बोकारो बोकारो बाबा भी आ जाते हैं, और लेकिन नानू भाई सबसे कहते हैं कि आप घबराइए मत, ये कुछ आज कांड नहीं करेगा. लेकिन जो नास्तिक बाबा है, उन्हें उसकी उत्सुकता को कैसे रोके जाए. अब जब पूजा चलती रहती है, तो बोकारो बाबू एक दो सवाल जो
प्रथाएं हो रही है उनको लेके सवाल पूछ लेते हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली पंडित जी नाराज हो जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो ऑब्वियसली दोनों तरफ आप देखें तो एक कट्टरपन है और इसके बीच में एक बोकारो बाबा आ जाएगा तो खैर ये क्या है, बल्कि इसे तो मैं एक कम्युनिस्ट ही कहूँगा। तो खैर जो लोग कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में इस कैरेक्टर द्वारा और क्या ये फिल्म एक लेफ्ट विंग या कम्युनिस्ट फिल्म बन जाती है? टू बी ऑनेस्ट वी हैव नेवर एस्क्राइब टू ऑल दिस काइंड ऑफ लेबलिंग। हर एक राइटर फिल्म मेकर का अधिकार है कि आप कोई भी फिल्म बनाएं। हाँ, बस ये है दैट यू हैव टू गिव अ बैलेंस पर्सपेक्टिव एंड इंश्योर कि आपकी फिल्म से समाज भले ना जुड़े लेकिन कम से कम डिवाइड ना हो। तो खैर फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू फिल्म मेक हाउस अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से जो इसका स्क्रीन प्ले है वो इतना दमदार नहीं है, बल्कि आपको शुरू में तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म शायद बच्चों की फिल्म है कुछ और का, भोला या फिर उसकी टीवी की जो स्ट्रगल रही है उसकी कहानी होगी। बट अगर आप इसे नटशेल में देखें तो ऐसा लगता है कि राइटर और डायरेक्टर के पास जो एक्चुअल कहानी थी वो सिर्फ 15-20 मिनट का ही कुछ स्क्रीन प्ले था, और फिर तो इन्होंने जो फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा है जो पैडिंग की है ताकि ये फिल्म एक फीचर फिल्म में तब्दील हो जाए। तो खैर स्क्रीन प्ले में तो आपको इतना खास नहीं लगेगा, लेकिन जो एक कंसर्न फैक्टर है तो वो है इसमें जो परफॉर्मेंसेज बाय इट्स लीडिंग कास्ट, जिसके अंदर ऑब्वियसली दोनों चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, सत्येंद्र सोनी एंड स्पर्श सुमन। अब सत्येंद्र सोनी आप देखेंगे ऑब्वियसली इनकी शक्ल दोनों की शक्ल बहुत प्यारी है, दोनों बहुत क्यूट है, बट जो एक मैं कहूँगा एक अर्दीनेस है, एक रस्टिक चीज़ है, वो आपको सत्येंद्र सोनी में ज़्यादा मिलेगी। एंड और अब देखिए ये भोला की ज़िंदगी में अनफॉर्चुनेटली एक मैं कहूँगा एक ट्रैजिक मोमेंट आता है कि जब नानू भाई की डेथ हो जाती है। अब पहले ही टीवी नहीं चल रहा, तो इस ऐसे स्थिति में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो स्कूल भी नहीं जाते हैं, बस जो गाँव का जो पंडित है वहाँ जाके वो सीखते हैं अनाप-शनाप चीज़। और ऐसी स्थिति में आई थिंक कहीं न कहीं भोला जैसा बच्चे का ध्यान एक सर्टेन एंगर है उस बच्चे के अंदर। अब ऐसी स्थिति में वो बच्चा खैर बड़े होके क्या बनेगा, खैर इट्स एनीवन्स गेस। तो खैर लेकिन सत्येंद्र सोनी की मैं बात करूँ तो एक बच्चे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इसका काफ़ी अच्छा है, इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है भाषा पे, और साथ ही साथ जो हमारी स्पर्श सुमन है आई थिंक ये ज़्यादा क्यूट है देखने में, और इनके कैरेक्टर में आप देखें कि बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर है ये। और इन दोनों बच्चों का जो ओपनिंग सीन है बड़ा ही मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों बच्चे गाँव में जो वेल है उसकी दीवार पे ये बैठे हुए हैं, और ये जो छोटा और ये दूसरा बच्चा है ये शंभू, उसे बड़ी चाह है कि वो नर्क कैसे दिखता है, उसे नर्क जाके देखना है। कमाल की बात है, मुझे नहीं पता कि कोई बेचारे बच्चे कभी ऐसी बात करेंगे। अब अपनी उत्सुकता में, अपनी मासूमियत में शंभू ये कह देते हैं कि भगवान जी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि भले आप मुझे मेरी ज़िंदगी ले लो, लेकिन मुझे एक बार तो नर्क के दर्शन करने हैं। अब बतौर व्यूअर ऑब्वियसली आपको झटका लगता है और आप ऊपर वाले से प्रे करते हैं या कि काश इस बच्चे के जो इसके मुँह से शब्द निकले हैं वो वापस चले जाएँ। तो खैर एक सैडनेस सी भी आती है इस फ़िल्म में, अब वो क्या है वो तो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा। बट दोनों बच्चों का काम मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, एंड पूरी फ़िल्म इन दोनों बच्चों की परफ़ॉर्मेंस पे ही चलती है। मासूम मकीजा शी प्लेज़ राधा द मदर ऑफ भोला। ये एक अनहेरिटेड एक्टर है और लेकिन इनका काम भी अच्छा है। विनय पाठक मुझे ऐसा लगता है कि जब वो गाँव वाले का रोल प्ले करते हैं तो उन पे शायद इतना नेचुरली सूट नहीं होता है वो। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हैमिंग लगती है। मनोऋषि चड्ढा आई थिंक उनकी एक्टिंग से ज़्यादा जो उनकी इसमें दाढ़ी दिखाई गई, हाँ, वो दाढ़ी देख के लाइक बच्चे डरेंगे। और उनका काम मैं कहूँगा ठीक-ठाक है। फ़िल्म ऑब्वियसली आई थिंक फिर भी ओवरऑल कास्टिंग अच्छी हुई है। स्टोरी अच्छी है, लार्जर सोच अच्छी है, और लेकिन दुर्भाग्य से जो स्क्रीन प्ले है आई थिंक उस पे या फिर ओवरऑल डायरेक्शन है तो उस पे शीला आदित्य बोरा साहब उस पे वो इतना कुछ कमाल नहीं कर पाए। अब खैर इस फ़िल्म का बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा, बस यही कह सकता हूँ कि भगवान भरोसे चलेगी। बट इतना ज़रूर है कि आज के दौर में बहुत कम फ़िल्में आती हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, व्हिच स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन। और मेरा ऐसा मानना है कि ये फ़िल्म के अंदर जो ये पहलुओं पे टच करती है, डेफिनिटली वन कैन हैव अ कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन अराउंड द लार्जर इश्यूज़ दिस फ़िल्म इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट। खैर अगर मैं बात करूँ रेटिंग की तो हम देते हैं इस फ़िल्म को 5 में से 2.5 स्टार्स।